प्रतीकात्मक तरीके से इस बिल को जला के अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। मैं जय मंडल, जय फूले, जय भीम के साथ इस जो बिल है उसका मैं विरोध करती हूं और मैं चाहती हूं कि जो देश की 25% महिलाएं हैं उनको भी इस बिल में हक मिले, इसलिए इस हक के विरोध में हम इस बिल को जलाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो कि सवर्ण आरक्षण था उसमें हम विरोध नहीं करके चुके थे, वो फिर से नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर रतनलाल जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात कहें। ईडब्ल्यूएस का हम लोगों ने विरोध किया था, हम लोगों ने जरूर विरोध हाँ, किया। हम लोग ने किया। दोस्तों, बचपन में अगर आप सब क्रिकेट खेले हो तो एक चीज आपको ध्यान में आता हो कि जिसको अगले पार्टी को क्रिकेट नहीं खेलने देना है तो पिच कोड़ देता था। बीजेपी आरएसएस जो है, ये जो SC ST OBC का जो संवैधानिक आरक्षण है उसके साथ यही कर रही है। इतने घालमेल कर दो कि SC ST OBC का जो आरक्षण है वो इरिलेवेंट हो जाए, उसे कोई प्रासंगिकता न रहे। ओबीसी प्रधानमंत्री हर इलेक्शन में उनको ओबीसी याद आ जाता है क्योंकि वोट लेना है। और मैं ये भी समझता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी को अगर बड़ा झटका लगेगा तो ओबीसी समुदाय से ही लगेगा। ओबीसी समुदाय की वजह से भी सत्ता में आया और झटका भी लगेगा। ये आरएसएस बीजेपी मूल रूप से ओबीसी विरोधी है, मूल रूप से मैं कह रहा हूँ। अभी BHU में आया है मनुस्मृति पढ़ाने के लिए, तो क्या स्थिति होगी अगर मनुस्मृति देश में, तो प्रासंगिकता मनुस्मृति की भारतीय समाज में, तो क्या प्रासंगिकता होगी। वर्ण व्यवस्था जो है लागू होगा तो वर्ण व्यवस्था में यादव जी जो गोपालक बनेंगे, अब IAS बनने की जरूरत नहीं है। और बाकी सब्जी उगाने वाले सब्जी काम करेंगे, चमड़ा का काम करने वाले चमड़ा का काम करेंगे, यही होगा, वर्ण व्यवस्था लागू होगा। ये प्रधानमंत्री RSS के ट्रेंड है और RSS संविधान को नहीं मानती है। ये जब संविधान लागू हुआ था तभी से ये बात स्पष्ट है। तो ये चाहती है कि आरक्षण को तहस नहस कर दिया जाए। अगर मोदी जी ओबीसी हैं तो 10 साल में तो कास्ट सेंसस हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया कि भाई हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। तो किस बात के आप ओबीसी हैं। तो पहला जो ब्लो हुआ आरक्षण पे वो था ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के माध्यम से सबसे पहले जातिवादी आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण ये जातिवादी है क्योंकि इसमें सिर्फ सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। SC ST OBC का आरक्षण जातीय आरक्षण नहीं है। ओबीसी में ब्राह्मण भी है, ओबीसी में ठाकुर भी है, कई जगह शेड्यूल ट्राइब में ब्राह्मण भी है उसमें। तो ये पहली बार जातीय आरक्षण ईडब्ल्यूएस आया था सवर्णों के लिए। और उसके बाद देख लीजिए पूरे देश का मैं सर्वे बता सकता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट हो रहा है, आधा उसको चेक किया जाएगा, फर्जी अपॉइंटमेंट होगा। और कहीं भी यूनिवर्सिटी कॉलेज सरकारी संस्थाओं में SC ST OBC के आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन में घालमेल चल रहा है, समझ लीजिए घालमेल चल रहा है। अभी महिला आरक्षण जो आया है तो महिला कोई होमोजेनियस ग्रुप तो है नहीं। आप जाकर देख लीजिए जहाँ जहाँ महिला कलेक्टर हैं, चाहे जहाँ जहाँ प्रिंसिपल हैं, जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अभी JNU की BC ने कहा भी कि मुझे गर्व है कि मैं RSS की हूँ, BC की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, महिला है वो भी। तो महिला में भी जाति है, धर्म है, वो सवर्ण कैटेगरी नहीं है। वुमेन्स कॉलेज में जाकर देखिए कैसे SC ST OBC महिलाओं के साथ सवर्ण महिलाएं कैसे जाति करती हैं। रितु सिंह का एग्जाम्पल सामने बैठा, वो धरना पे बैठी हुई। तो सवाल ये है कि जब तक महिला आरक्षण भी हमारे सारे साथियों ने कहा कि 50% करो, लेकिन महिला के अंदर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन उसमें लाइए। सारी विपक्षी दलों ने ये बात कही, लेकिन वोट के डर से उन्होंने समर्थन कर दिया इस बिल को। अभी महामहिम का सिग्नेचर इस पर नहीं हुआ है। 2024 का चुनाव आ रहा है। 2024 के चुनाव में हम लोग इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे और ये स्पष्ट करेंगे कि RSS बीजेपी, मोदी जी कितना भी बोले ओबीसी हैं, एक भी कमीशन बता दे कि जो ओबीसी की भलाई, सिर्फ ओबीसी कह रहा हूँ, एक भी ऐसा कमीशन बैठाया हो कि ओबीसी का हम भलाई करेंगे। अभी 17 तारीख को उन्होंने कहा विश्वकर्मा जयंती के दिन, वो खाली दिखावा है, उसमें कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में कहाँ ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है, सेवी में कहाँ है, कितने लोन मिल रहे हैं ये तो बताएं। कोई कमीशन नहीं बैठा है, कोई जन कल्याण के कार्य नहीं हुए। और चूंकि संसद में पहले लालू जी थे या शरद यादव थे, तमाम लोगों ने मुखर होकर उस समय विरोध किया था और ये जानते हैं कि
जो पिछड़े समुदाय के लोग, जो बोलने वाले, वैचारिक संघर्ष करने वाले लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो इनको जो है ना पुरजोर इनका विरोध करेंगे, करारा जवाब देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को रोकने के लिए भी कि ये लोग न आए, ये रिजर्वेशन भी लाया गया सवर्णों के लिए। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, इसमें जब तक इस बार नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध करेंगे। ये होमोजीनियस कैटेगरी नहीं है। महिला जहाँ पे सवर्ण महिला है, पुरुष अगर SC ST OBC है तो महिला वहाँ इसको तंग करती है जाति के नाम पर। हमारे कॉलेज का तो एग्जाम्पल ही है, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, जितने संगठन हैं देश भर में 30 तारीख को एक प्रतीकात्मक विरोध करें अपने तरीके से। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नहीं जाते हैं, हमारा आप लोग हैं वही काफ़ी। सब लोग अपने अपने तरीके से संवैधानिक विरोध करें। ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। ये बात जरूर है कि संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने इनिशिएट किया है, गूगल मीट किया है, लोगों से बात की है, तो ये इनिशिएट हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी एक संगठन का कोई कॉपीराइट नहीं है। अपने अपने संगठन पर, अपने अपने झंडा पर, अपने अपने नेतृत्व में इसका विरोध कीजिए, देशव्यापी विरोध कीजिए। इसी से आपका टेस्टिंग हो। आप तो डॉक्टर हैं, बुखार कैसे नापते हैं? तो समाज अगर कितना जिंदा है, अगर विरोध नहीं, थर्मामीटर से पता लग जाए कि समाज जिंदा नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि थर्मामीटर है कि 30 तारीख को आप लोग को थर्मामीटर लगाना है, देखना है कि कितना समाज में जागरूकता है। नहीं तो आने वाले दिनों में यकीन मानिए बीजेपी सरकार अगर 24 में जीती तो ताल ठोक के उसने घोषणा कर दी है कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे। इसमें कोई आपत्ति थोड़ी। ताल ठोक के ये संविधान के जितने परत हैं धीरे धीरे तो खत्म हो ही रहे हैं। सारी संवैधानिक संस्थाओं का जो है तहस नहस हो ही रहा है। तो इस बार अगर जीत के आएगी तो महिला आरक्षण बिल के साथ साथ SC ST OBC का आरक्षण तो खत्म करेगी। और महिला आरक्षण बिल सिर्फ अपने महिलाओं के लिए, वैसे महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है जो ऑलरेडी सशक्त हैं। सशक्त महिलाओं को सशक्त, जैसे EWS था। अगर मान लीजिए कोई सवर्ण अगर गरीब है ऊंची जाति का, तो जाति व्यवस्था के कारण गरीब नहीं है, वो जो सरकार की नीतियां हैं उसके कारण गरीब है। अभी हमारे कॉलेज गेट पे अब सिक्योरिटी स्टाफ है, सवर्ण होंगे मान लीजिए 20 लोग। तो अगर सरकार की नीति रहती कि हम प्राइवेट नहीं रखेंगे, हम नौकरी सरकारी देंगे, तो सब लोगों को सरकारी नौकरी मिलती ना। जो आज 12,000 15,000 पे काम कर रहे हैं उनको 50,000 मिलती। तो सवर्ण यदि गरीब है तो वो जाति के व्यवस्था की वजह से नहीं है, वो सरकार की नीतियों की वजह से गरीब है। आज भी हम लोग का वही स्टैंड है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि समझिए ये आखिरी मौका है। मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के पहले आपको थर्मामीटर पकड़ा दिया कि टेस्ट करते हैं कि OBC समाज कितना जागृत है। आप विरोध करेंगे, यकीन मानिए, यह अनुभव से कह सकता हूँ। आप जब विरोध करना के शुरू करेंगे, अपना फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए, उसको वायरल कीजिए, और जैसे आप विरोध करना शुरू करेंगे थर्मामीटर टेम्परेचर बढ़ेगा। कि ये शर्मनाक बात है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के कम से कम 50% सांसद हैं, और उन 50% सांसद अगर वो मिलके इसका विरोध कर देते तो किसी कीमत पे लोकसभा में पास नहीं हो सकता था। और दूसरी बात, जब UPA की सरकार थी और राज्यसभा के अंदर ये बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में उसी के गठबंधन के इतने मजबूत दल थे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे RJD हो, चाहे वो सपा हो, सारे लोगों ने SC ST OBC के सारे सांसदों ने मिलके इतना ज़बरदस्त विरोध किया कि उसको लोकसभा में पास नहीं होने दिया। लेकिन आज बिना रीढ़ वाले नेता हैं, आज हमारे सांसद SC ST OBC माइनॉरिटी के 50% से ज़्यादा होने के बावजूद उन्हें बिल को पास होने दिया। इसलिए तमाम संगठनों से, समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ऐसे सांसदों का जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार को छीनने दें और उसका बल्कि समर्थन कर दें संसद के अंदर, ऐसे लोगों का भी घेराव कीजिए। ऐसे लोगों को एहसास कराइए कि अगली बार ऐसे लोगों को संसद में नहीं जाने देना है। ये भी होना बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं आह्वान करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो चुका है। और इस मामले में एक दिक्कत इस बात की है कि SC ST महिलाओं को आरक्षण मिला है, और लेकिन उसमें भी एक तकनीकी समस्या है। लेकिन अगर उस बिल में हम देखते हैं तो OBC महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है। तो बीइंग एन OBC विमेन मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि आप
एजुकेशन से लेके, एकेडमिक्स से लेके, जर्नलिज्म के तौर पे देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, चाहे आप सिविल सर्विसेज में देखिए, ओबीसी महिलाओं का जो भागीदारी है उनकी संख्या के अनुसार बहुत कम है। मंडल कमीशन के अनुसार हम देखते हैं तो पूरे ओबीसी की जो संख्या है लगभग 52% है, और उसमें महिलाओं की भागीदारी को निकाल दे तो लगभग 25% महिलाएं इस देश की, ओबीसी महिलाएं इस देश की हिस्सा है। लेकिन हम 25% महिलाओं को इग्नोर करके किसी भी संसद का पार्ट कैसे बन सकते हैं, और वह देश डेमोक्रेटिक स्पेस कैसे हो सकता है जब हम अपने 25% महिलाओं की आबादी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है और सरकार से मैं इस चीज़ को फुल्ली कंडेम करती हूँ कि कैसे हम 25% महिलाओं को इग्नोर करके इस समाज को और इस पूरे देश को हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक स्पेस है जहाँ पे सभी महिलाओं को और सभी वर्ग के लोगों को अच्छे से बोलने का और समाज में रहने का पूरा अधिकार है। तो इस तरीके से मेरा सरकार से लेकर जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उन सबसे अनुरोध है कि इस बिल का फुल्ली कंडेम किया जाए, और हम यह पूरी कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति महोदया इस चीज़ पर एक्सेंट ना दें और यह बिल किसी भी तरीके से संसद में लागू नहीं होना चाहिए। अगर लागू हो जाएगा तो यह बिल पूरी तरह सवर्ण महिलाओं का कब्जा होगा। यदि हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में देखते हैं कि बस 3 महिलाएं हैं वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में, जबकि वहाँ पर जो शासन करने वाले लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, वो बहुत ही ओबीसी समाज से लोग हैं। लेकिन जहाँ पे ओबीसी का रूल है वहाँ पे भी महिलाओं की भागीदारी कम है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं की, अगर हम उनका नाम ही नहीं रखेंगे बिल में तो उनकी भागीदारी एकदम ही शून्य हो जाएगी। जैसा कि हम मंडल कमीशन का इतिहास देखते हैं तो हमें आज़ादी के लगभग 40 वर्ष बाद पुरुष और महिलाओं को जॉब में आरक्षण मिला। उसके बाद 2007 में हमें एजुकेशन में आरक्षण मिला, और उसी आरक्षण की बदौलत हम लोग फर्स्ट जनरेशन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू का चेहरा देख पा रहे हैं। यदि हमारा बिल में नाम नहीं होगा तो हम संसद का भी कभी चेहरा नहीं देख पाएंगे। और ओबीसी से ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो संसद में अभी तक उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया है। तो यदि ओबीसी महिलाओं की भागीदारी वहाँ पर रखी जाएगी और उनसे रिलेटेड तमाम इश्यूज़ हैं, उनको क्रिएटिव क्लास कहा जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि क्रिएटिव क्लास की भी महिलाएं संसद में आए और अपनी आवाज़ बुलंद करें और उनके तमाम जो इश्यूज़ हैं, जॉब से रिलेटेड, लाइवलीहुड से रिलेटेड, उनके सोशल जस्टिस से रिलेटेड, उनके रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उन सारे इश्यूज़ को तरीके से एड्रेस किया जाए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। और सरकार से, और जी सर जी, और 30 सितंबर 2023 को हम सभी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी माध्यम से आप लोग इस पूरे बिल का कंडेम करें, चाहे वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप वीडियो बना के कर सकते हैं, या तो आप पोस्ट डाल के कर सकते हैं, या आप अपने अपने आवाज़ पे इस बिल के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाएं। और जितनी भी महिलाएं हैं, खासकर मेरी सारी महिलाओं से निवेदन है कि आप लोग अपने आवाज़ के लिए और अपने राइट्स के लिए जागरूक हों, और इस जो मूवमेंट है इसका फेस महिलाएं बने, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। हम यहाँ पर जितने भी पुरुष समाज के लोग हैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हमारे अधिकार के लिए वो हमारे आज साथ खड़े हैं, लेकिन इस जो भी आंदोलन है इसका फेस महिलाएं बननी चाहिए, क्योंकि आखिर ये हमारे हक की बात होनी चाहिए। तो मैं उन सारी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि इस मूवमेंट को 30 सितंबर 2023 को जो मूवमेंट होने वाला है, चाहे वो आप अपने आवाज़ से ही करें, लेकिन इस मूवमेंट का भरपूर सहयोग दें और इस बिल का पूरी तरीके से कंडेम करें, क्योंकि इस बिल में हमारी हक की बात नहीं होगी। यदि 25% महिलाओं के हक की बात नहीं होगी तो ये किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं होगी, सिविल सोसाइटी नहीं होगी, जहाँ पे 25% महिलाओं को इग्नोर करके किसी भी देश की संसद को एक सफल संसद नहीं कहा जा सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी।